कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। मुसलमान बहुसंख्यक हो रहा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नए नवेले लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो आने के बाद हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। लोगों ने मॉल में सुंदरकांड पाठ करने की जिद पकड़ ली है। ऐसे में करीब 2000 करोड़ की लागत से बना यह मॉल, जिसका अभी हाल में ही उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और इस अवसर पर बहुत बड़े बड़े नेता, रक्षा मंत्री समेत बहुत पूरे प्रदेश के बड़े नेता और देश के कई बड़े नेता मौजूद थे। उन्होंने किया था, लेकिन सिर मुड़ाते ओले पड़ने जैसी स्थिति है। हालांकि मॉल में फुटफॉल तो बढ़ गया है, लेकिन यह लोग वहां धार्मिक अनुष्ठान करने की जिद कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या जो हालात बन रहे हैं उससे क्या जो निवेश की बात होती है उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी, तो क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन आखिरकार ये मुद्दा नवाज वर्सेस सुंदरकांड बनता नजर आ रहा है। इसी तरह आगरा में आज कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उन मुसलमानों को दुकानें लगाने से मना कर दिया जो पूजा का सामान कभी बेचा करते थे, पिछले साल तक बेचा करते। इस बार उन्होंने कहा कि माहौल बदल गया है, अब आप दुकान नहीं लगा पाएंगे। बरेली से खबर है कि एक मीट की दुकान बंद कराने को लेकर वहां तनाव हो गया है, बवाल हो गया है, हिंसक झड़पें हुई हैं। कुल मिलाकर हिंदू महासभा और जितने तमाम हिंदूवादी संगठन हैं, उन्होंने इन पूरे तीनों घटनाक्रम में बाहें चढ़ा ली हैं। हालांकि हिंदू महासभा के नेता शिशिर चतुर्वेदी ने लुलु मॉल और उसके मालिक के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी में थाने में एफआईआर के लिए तहरीर भी दे दी है। हालात अजीब से हो गए हैं, बहुत सारे सवाल उपज गए हैं, बहुत सारे प्रश्नवाचक भी लग गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये देखने को रोज हर दूसरे तीसरे 10वें 15वें ये देखने को मिलता है कि कहीं नमाज को लेकर बवाल है, कहीं सुंदरकांड को लेकर, और कहीं जवाबी नमाज और सुंदरकांड की बात होती है। ऐसे में अल्टीमेटली माहौल खराब होता है, विकास को झटका लगता है, निवेश को झटका लगेगा। मंथन में आज इसी पर बात करेंगे, नमाज वर्सेस सुंदरकांड। नमाज वर्सेस सुंदरकांड बहुत सारा, महाराष्ट्र में ले लीजिए, गुड़गांव में ले लीजिए। ये जो नमाज पढ़ने का विरोध शुरू हुआ वो हरियाणा के गुड़गांव से शुरू हुआ, जिसे अब गुरुग्राम कहते हैं, और एक वर्ग विशेष के लोगों को किराए पर मकान न देने की शुरुआत शायद महाराष्ट्र से हुई है। अब ये उत्तर प्रदेश में भी ये चीजें होने लगी हैं। जिस मॉल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया और ये कहा गया कि एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारी चीजें इससे मिलेंगी, वहां पर इस तरीके का विरोध हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सब काबू से बाहर हो गए हैं? और एक बड़ा सवाल आज मंथन में उठाएंगे कि जो रेडिकलाइजेशन है, वो चाहे हिंदू रेडिकलाइजेशन हो चाहे मुस्लिम रेडिकलाइजेशन हो, मैं
बिल्कुल इसमें नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ कठमुल्ले टाइप लोग हैं। तो क्या ये लोग वास्तव में समाज का भला चाहते हैं? क्या इनकी स्थितियों पर, इनके जो कृत्य हैं उस पर क्या निवेश आएगा? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने निवेश मेला और तमाम तरीके के इवेंट किए हैं ताकि करोड़ों रुपए निवेश उत्तर प्रदेश में आए, रोजगार क्रिएट हो और तमाम उत्तर प्रदेश की बेहतरी हो और उत्तर प्रदेश जो पिछड़ा हुआ था उसको आगे लाने में खास मदद मिले। और यही वजह थी कि लुलु मॉल ग्रुप के कर्ता धर्ता यूसुफ को यहाँ जमीन दी गई। पूर्व सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने जमीन दी, फिर सारी सहूलियतें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दी और आज माल बनकर तैयार हुआ, लेकिन उसको लेकर एक तरीके से उसे घेरे में ले लिया गया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने तो बिल्कुल बाहें चढ़ा ली हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ जो महिला कर्मचारी हैं वो हिंदू वर्ग की है, मतलब एक बहुसंख्यक वर्ग की हैं। यहाँ किसी भी मुस्लिम महिला को नौकरी नहीं दी गई है जानबूझकर, और बाकी जो 80% लोग हैं उसमें अधिकांश मुसलमान हैं। हिंदुओं को पुरुष जो हिंदू पुरुष है उसको नौकरी नहीं दी गई। वो एक अलग एंगल से इसको देख रहे हैं, वो इसमें लव जिहाद भी देख रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण के मैंने 3-4 मामले जोड़कर आज मंथन लेकर आए हैं। तो कुल मिलाकर वास्तव में इसमें ये कड़ियां कैसे लोग जोड़ लेते हैं और क्या माजरा है, एक रिपोर्ट में देखिए आप। लुलु मॉल लखनऊ में खुलने के चंद घंटों के भीतर चर्चा में है और कहते हैं कि बदनाम न होंगे तो क्या नाम न होगा। किसी भी संस्थान की पहली ख्वाहिश वही होती है कि वो चर्चा में आए। 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने लुलु मॉल ने कारपोरेट के इस गणित में बढ़त बना ली है। गूगल से लेकर गली चौराहों तक सिर्फ इस समय लुलु मॉल की चर्चा हो रही है। वहीं बीजेपी नेता सिमरजीत सिंह की मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में वाई वन वाई गेट फ्री स्लोगन का काम किया है। आंकड़ों के साथ पेश की गई उनकी चिट्ठी में बताया गया है कि यूपी के कई शहरों में मुसलमान बहुसंख्यक हो गए हैं। बस इस खबर के बाहर आते ही हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा उबाल पर है और विरोध प्रदर्शन जारी है। ये विरोध प्रदर्शन कहां तक पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कि लुलु मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और जिस प्रकार से वहां पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। लुलु मॉल जो जिस प्रकार से वहां पर कल वो नमाज पढ़ी गई सार्वजनिक स्थल पे, सरकार पूर्व में कहती आई है कि सार्वजनिक स्थल पे ना कोई पूजा पाठ होगा ना कोई नमाज होगी। तो हम लोग का विरोध यह है कि एक मॉल है जहां पर जो है जनता जाती है, हर समाज के हर धर्म के लोग जाते हैं, तो वहां पर उपासना स्थल ना बना करके मॉल का स्वरूप रहने दिया जाए। और लगातार सोशल साइटों पे इनके ऊपर आरोप लगता रहा कि लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। 70% एक धर्म के लड़कों को रखा जाता है, 30% हिंदू और अन्य धर्मों की लड़कियों को रखा जाता है, जो की बाद में लव जिहाद का रूप धारण करता है। तो ऐसे आरोपों की पुष्टि के लिए हम आज थाने में एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। ये लुलु मॉल जो है, लुलु मॉल पे ये सोशल साइटों पे लगातार सब जगह चल रहा है। तो ऐसे जो आरोपों की जांच के लिए हम वहाँ प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, ये जांच करें और कल हम लोग वहाँ सुंदरकांड का पाठ करेंगे। लुलु मॉल इस समय भले ही कंट्रोवर्सी में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है, क्योंकि लखनऊ में फोनिक्स, आइनॉक्स, सहारा, मेट्रो, बेस्ट प्राइस जैसे दर्जनों मॉल हैं, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा लुलु की हो रही है। लुलु एक इंटरनेशनल ब्रांड है और इसकी खासियत यही है कि ये बड़े क्षेत्रफल में खुलता है।
यहाँ दुनिया भर के ब्रांड सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं। तभी तो लुलु मॉल जहाँ खुला वहाँ उसने सफलता के झंडे गाड़े। ऐसे में लखनऊ में ये मॉल बढ़ेगा या फिर बंद होगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल लुलु बैकफुट पर है और उसने सिक्योरिटी को टाइट कर भविष्य में इस प्रकार की किसी भी गतिविधि पर रोक लगाने की बात कही है। संभल में मुसलमानों की संख्या 78%, रामपुर में मुसलमानों की संख्या 70%, बिजनौर में मुसलमानों की संख्या 67%, अमरोहा में मुसलमानों की संख्या 73%, मऊ में मुसलमानों की संख्या 57%, बहराइच में मुसलमानों की संख्या 56%, सहारनपुर में मुसलमानों की संख्या 45%, मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की संख्या 41%। राजनीति में चिट्ठी कल्चर पुराना नहीं है। बीजेपी नेता सिमरनजीत सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मुसलमानों की संख्या का कच्चा चिट्ठा है। चिट्ठी में बताया गया है कि ऐसे में उन्होंने मांग की है कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक न कहकर उन्हें दूसरा बहुसंख्यक के नाम से पुकारा जाए। यूपी में योगी सरकार के उदय के बाद अनेकों शहरों के नाम बदले गए, लेकिन ये पहला मौका है जब चिट्ठी लिखकर मुसलमानों के स्टेटस को बदलने की डिमांड की गई हो। शबी हैदर के न्यूज ब्यूरो, लखनऊ। तो हमारे सहयोगी शबी हैदर ने एक कंप्लीट जो परिदृश्य है वो आपके सामने रखा। इस रिपोर्ट में लुलु मॉल का मुद्दा, उसके सहारे नमाज वर्सेज हनुमान चालीसा सुंदरकांड, और दूसरा मसला है कि मुसलमानों को जो अल्पसंख्यक का दर्जा है उसको बदलने की मांग की है भारतीय जनता पार्टी के नेता सिमरनजीत सिंह ने। मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है और ये पत्र, इन पत्रों के पीछे निहितार्थ होते हैं, ये बेवजह नहीं होते हैं। ये जहां तक मेरी जानकारी, इसके लिए भूमिकाएं बनती हैं। ये पत्र भी भूमिका का एक अंग हो सकता है। मंथन में हम इसी एंगल पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने आर्थिक विश्लेषक मनीष हिंदवी जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका। नितिन चतुर्वेदी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता हैं, वो जुड़ गए हैं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी साहब जुड़ गए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर साहब जुड़ गए हैं। मुस्लिम स्कॉलर अहमद जावेद साहब जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। सभी मेहमानों को बहुत स्वागत, बहुत आभार और बहुत अभिनंदन कि आप सभी ने हमारे दर्शकों को और के न्यूज़ को वक्त दिया है। पहला सवाल शबी हैदर से। शबी हैदर, ये एक अजब टाइप का मसला है जहां एक तरफ सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार करोड़ों रुपए निवेश की बात करती है, निवेश मेले लगाए जाते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है। मनीष जी ज़्यादा बता पाएंगे, ये शब्द आज तक हम समझ ही नहीं पाए कि क्या ब्रेक करना है वो, लेकिन है जरूर कुछ ब्रेक तो कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो परिस्थितियां हैं कि लुलु मॉल अब नमाज पढ़ने को लेकर वहाँ बवाल, और उसके बाद अब मुसलमानों के स्टेटस पर भी बात हो गई कि भाई ये दूसरे बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का स्टेटस छीनो, एक नया मसला। दो मसले और, आगरा में श्रावणी मेला में मुसलमान जो दुकान लगाते थे अब उनको दुकान नहीं लगाने दी जा रही है, और इसी तरीके से बरेली में एक बवाल हो गया। तो जब हम सुबह आंख खोलते हैं तो यही चारों तरफ देखते हैं। रुपया अब तक के न्यूनतम स्तर पे चला गया, आज डॉलर के मुकाबले 80 पार हो गया। हिंदवी जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन ना भोजन की बात हो रही, ना रोजगार की बात हो रही। सुबह उठो तो यही नजर आता कि भाई हनुमान चालीसा फला पढ़ेंगे, और वहां तो नमाज पढ़ दी गई, वहां तो ये हो गया, और मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई, हिंदू बहुत खतरे में है, अचानक मुसलमान भी खतरे में नजर आता है। ये सब बातें हो रही। सभी ये क्या एंगल है लुलु मॉल वाला? क्योंकि ये निवेश को, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग निवेश कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में आए हैं उसको झटका लगेगा। सर, ये एक बहुत बड़ी अंकगणित है, और निश्चित तौर पर मैं जब लाइव जुड़ने से पहले मैं सोच रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था, और मुझे समझ इतना वृहद विषय है ये कि इस पे क्या बोला जाए और क्या ना बोला जाए। अगर सिलसिलेवार कम समय में पूरी बात कहने की कोशिश यही है
कि आरबीआई की रिपोर्ट है या हम अगर उत्तर प्रदेश के बैंकों की अगर हम स्थिति को देखें, पूरे भारत में अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा सेविंग करने वाले लोग हैं या कोई राज्य में सबसे ज़्यादा सेविंग होती है तो वो उत्तर प्रदेश में होती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में जो सेविंग होती है, जो बैंक में पैसा जाता है, वो उत्तर प्रदेश में लगने वाले कितने स्टार्टअप को लोन दिया जाता है, उत्तर प्रदेश के कितने बिजनेसमैन को उत्तर प्रदेश के बैंक लोन देते हैं, ये सारा पैसा जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मैं चूंकि अर्थ देखता था जब एक अखबार में काम करता था, तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है उत्तर प्रदेश के बैंकों का जो सेविंग है वो ज़्यादातर जो महानगर हैं, बम्बई का जो स्टार्टअप्स हैं, गुजरात का जो स्टार्टअप है या जो दूसरे बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनको लोन के तौर के ऊपर पैसा दिया जाता है। ये एक दूसरा इशू है। बात अगर लुलु मॉल कंट्रोवर्सी की करें, यकीनी तौर के ऊपर मुसलमानों को ये चीज़ देखनी होगी, सोचनी होगी कि अगर माहौल बदला है, अगर वेशभूषा के तहत और दूसरी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको ज़रूरत क्या है। नमाज और व्यावसायिक संगठन अलग अलग चीज़ें हैं। आप नमाज मस्जिद में जाकर पढ़िए, क्योंकि नमाज के बहुत सारे शरायत हैं। नमाज पढ़ने से पहले आपने किस पानी से वज़ू किया है, जिस पानी से आप वज़ू कर रहे हैं उसकी आपने परमिशन ली है या नहीं ली है। आप गज़बी ज़मीन पर नमाज पढ़ रहे हैं, अतिक्रमण किए हुए मकान पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो नमाज जायज़ नहीं होगी। वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो टोपी लगाकर, कुर्ता पैजामा पहनकर कहीं पर भी नमाज खड़ा हो जाना जैसी स्थिति से मुसलमानों को बचना चाहिए। माहौल बदला है तो चीज़ों को थोड़ा सा अपने को भी बदलना होगा और उसको उस तरीके से लेना होगा, ताकि इस तरीके की कंट्रोवर्सी ना शुरू हो। बात अगर हम लुलु मॉल पे करें, 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया है यहाँ पर। निश्चित तौर पर लखनऊ को बाबुओं का शहर कहा जाता है। कानपुर एक औद्योगिक नगरी है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर है। हम लोग बाबुओं की नगरी में रहते हैं। कोई 8000 रुपये महीने पे काम करता है, कोई 16000 रुपये महीने पे काम करता है, कोई सचिवालय में काम करता है, कोई किसी यहियागंज और बेस्ट प्राइस जैसे रिटेल स्टोर्स में काम करता है। तो लुलु मॉल अगर आया है, बड़े क्षेत्रफल में फैला है, इंटरनेशनल ब्रांड है, बड़े स्तर पर काम करते हैं, तो वहाँ पर उसके आने से लखनऊ में न सिर्फ रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि यहाँ की जो होटल इंडस्ट्री है, जो दूसरे सारे जो इंसलरी यूनिट्स हैं, कानपुर में कोई बहुत अच्छा सामान बनाता होगा, लखनऊ में चिकन की कारीगरी हो गई, बरेली का जो है वो दूसरी चीज़ हो गई, आगरे का पेठा हो गया, इसको भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और बड़ी चीज़ें होंगी, ऐसा मॉल की तरफ से या ऐसा अर्थशास्त्रियों के नज़रिए से बताया जाता है। तो निश्चित तौर के ऊपर जो आज की कंट्रोवर्सी हुई है, ये इस कंट्रोवर्सी को नहीं होना चाहिए था। और इससे एक बड़ा सवाल यही है कि क्या लुलु मॉल बंद हो जाएगा, क्या लुलु मॉल का जो फुटफॉल है, लुलु मॉल में जो खरीदारों की संख्या है वो कम होगी, इससे किस तरीके के और संकेत जाएंगे। जो और बहुत सारे लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं, कोई मल्टीप्लेक्स बनाना चाहता है, कोई दूसरी जो है वो इकाई लगाना चाहता है, तो क्या उनका मनोबल गिरेगा, ये देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात यही होगी कि ये कंट्रोवर्सी कितनी जल्दी खत्म होती है या किस रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है सभी हमारे सहयोगी सभी हैदर ने कुछ बातें मोटी मोटी इस पूरे प्रकरण में बताई, लेकिन अब हमारे एक्सपर्ट के पास जाना होगा। देश के जाने माने आर्थिक विशेषज्ञ मनीष हिंदवी जी जुड़े हैं। मनीष जी, ये पूरा जो प्रकरण है, एक तो विवाद है, मुझे लगता है विवादों में बहुत ज़्यादा आप टिप्पणी नहीं करते हैं, विवादों में बहुत लेना देना नहीं रहता आपका, लेकिन जो आर्थिक पहलू है कि ये इस तरीके जो विवाद होते हैं, नमाज, अब वो कह रहे हैं भाई नमाज उन्होंने क्यों पढ़ी, हम सुंदरकांड पढ़ेंगे। राजू दास जी कह रहे हैं कि वहाँ तो 70% मुसलमानों को रख लिया गया है और 30% गैर मुस्लिम युवतियों को रख लिया गया है, वो लव जिहाद का एंगल उसमें घुसेड़ रहे हैं। इस तरीके से आर्थिक प्रगति को आप, इस तरीके के माहौल में आर्थिक प्रगति को आप कैसे देखते हैं हिंदवी जी? मसले हैं, उनको थोड़ा समय की सीमा होती है, लेकिन फिर भी फिनाल से समझने की कोशिश करते हैं। आर्थिक नजरिए से अगर देखेंगे तो अर्थशास्त्र का एक सामान्य सा प्रिंसिपल है कि बिजनेस डेवलपमेंट वहां होगा जहां पर शांति होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, जहां कम्युनल हार्मनी होगी, वहीं पर बिजनेस डेवलपमेंट के मॉडल जन्म लेंगे। वो सोमालिया में नहीं हो सकते, वो अफगानिस्तान में नहीं हो सकते, वो नॉर्थ ईस्ट के या कश्मीर के जहां पर जो विवादित इलाके हैं, जहां पर खराब माहौल है, वहां पर आर्थिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमेशा पीस चाहिए, कम्युनल हार्मनी चाहिए। इस तरह के मसाइलों से क्या होगा, माहौल खराब होगा तो बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म होगा। अब दूसरा मसला समझिए जो धर्म का है।
जिस तरीके का पोलराइजेशन भारत में हो गया है और एक पूरे एंटी मुस्लिम जो माहौल बन रहा है, वो कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या है, अंत में जीतने के लिए 40 से 45% वोट चाहिए और वो लगता है कि हिंदू वोटों को पोलराइज करके मिल रहा है। लुलु मॉल एक मुस्लिम का है और वहां कुछ मुसलमानों ने नमाज पढ़ दी तो मुसलमानों के खिलाफ एनवायरमेंट बनाने का मौका मिल गया। अगर आप सोचिए कोई अगर हिंदू का होता, अगर वहां पर नमाज पढ़ दी गई होती फिर क्या होता, तो शायद वहां बवाल ना होता। तो आपको लगता नहीं कि चीजें प्रायोजित हैं? अभी 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले हम लोग ने बड़े मंगल के भंडारे किए, हम सब लोगों ने किया और सब लोगों की श्रद्धा हिंदू मुसलमान मिलकर उसको करते हैं। तो क्या पूरे लखनऊ जिले में तेज आवाज में स्पीकर नहीं चल रहे थे, लाउड स्पीकर नहीं चल रहे थे 12-12, 14-14 घंटे? किसी ने टिप्पणी नहीं करी, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो मैं शबी भाई की बात से सहमत हूं कि नमाज को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए, कहां पढ़ना है कहां नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी भी उम्र 2/3 बीत गई। इस तरह के मसलों पर कभी कोई बहुत रिएक्शन तो नहीं रहा। नमाज तो लोग पढ़ लिया करते थे, तो मैं अगर जाता था स्टेशनों में पढ़ लिया करते थे, बस स्टेशनों पर पढ़ लिया करते थे लोग। हम लोग बगल में खड़े रहते, ये मानते थे कि भाई जी उनकी इबादत का समय हो गया, उन्होंने पढ़ लिया। सवाल इस बात का है कि अब इसको लेकर इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? सवाल इस बात का है कि आप किस लफ्ज़ की बात करते हैं। क्या एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को लेकर जो आप बात हो रही है, आप उसको लफ्ज़ करते हैं? ये क्या है? दो बालिग लोग अपनी पसंद से शादी करते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम का मसला कहां है भाई? उसमें हिंदू मुस्लिम का मसला कहां है? अगर गलती लड़के की है तो लड़की की भी है, और नहीं है तो किसी की नहीं है। ये किस तरह के मामले क्रिएट किए जा रहे हैं? मुस्लिम आबादी यहां बढ़ गई, वहां घट गई, ये लव जिहाद का, ये किस तरीके की बात है भाई? कहां हम किस रास्ते पर चल रहे थे, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे थे? महंगाई आसमान छू रही, उस पर कोई चर्चा नहीं। बेरोजगारी आसमान छू रही, उस पर कोई चर्चा नहीं। रुपया रोज गिरा जा रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं। 100 रुपए में पेट्रोल डीजल का दाम कभी घटने का नाम नहीं लिया, उस पर कोई चर्चा नहीं। तमाम उन प्राइवेटाइजेशन का जो जोर है वो चरम पर है। हम हर चीज प्राइवेटाइज कर देना चाह रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बैंक्स जिनको लेकर ये बात कही जाती थी कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, उन्होंने फाइनेंशियल जो इंक्लूजन का प्रिंसिपल है, वित्तीय समावेश की सबको बैंकिंग के दायरे में लाया जाए, उस प्रिंसिपल को तोड़ने की बात शुरू हो गई है। बैंकों को प्राइवेटाइज करने की बात शुरू हो गई, उस पर कोई चर्चा नहीं। साहब चर्चा किस बात की हो रही है? इन्होंने नमाज पढ़ दिया, उन्होंने नमाज पढ़ दिया, उन्होंने टोपी लगा ली, उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, इन्होंने ये किस तरह के देश को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते क्या है? मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कतई कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस हालात में नहीं हो सकता। ठीक बात है मनीष भाई, बिल्कुल ठीक बात है। मनीष जी ने बहुत मुझे लगता है कि बहुत जो पीड़ा इनके शब्दों में देख रहा था कि पीड़ा है। एक उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक पीड़ा भरे शब्द आज मैं इनके सुन रहा हूँ। अमून ये बहुत इस तरह नहीं बोलते हैं। नितिन जी, ये क्यों प्रायोजित हो रहा भाई? हर जगह आप एप्लीकेशन लेकर पहुंच जाएंगे थाने में कि भाई लुलु माल के खिलाफ मुकदमा लिख दो, यहाँ कर दो। ठीक है, अगर नमाज पढ़ी थी तो उनको बता दिया जाना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे कि भाई यहाँ पर दिक्कत हो रही है, दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ आते हैं। ऐसा क्यों? आपको क्यों ऐसा लगा कि नहीं लुलु माल जो यूसुफ साहब का है? अरे 4 दिन पहले अभी एक साथ फोटो खिंचा रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, बहुत सारे नेता, बीजेपी की कोर टीम फोटो खिंचा रही थी। और ये अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाई मोदी जी ने उनको यूसुफ साहब को जमीन देने के लिए हमें फोन किया था जब हम सरकार में थे। तो ये कैसे हो जाता है कि भाई आपके जो इस उत्तर प्रदेश के कर्ता धर्ता हैं वो लोग जाके वहाँ फोटो खिंचवाते हैं, उद्घाटन करते हैं, निवेश आ गया इसके प्रति प्रसन्नता, खुशी जताते हैं, और आप लोग इस तरह कर रहे हैं? नितिन जी सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को नितिन जी। हाँ कर दिया जी, मैं आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूं इसका। देखिए ऐसा है कि 2 तरीके होते हैं अपनी बात कहने के। एक तरीका तो वो होता है जो आपने नुपुर शर्मा के केस में भी देखा होगा, जहां कानून की कोई बात नहीं मानता और सीधा कहता है तन सर से जुदा होना चाहिए। ये होता है पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है जो संविधान में लिखा है कि यदि आपको किसी बात से कोई आपत्ति है तो आप उसकी आपत्ति दर्ज कराइए सरकार से, कानून से, जो हमने की।
हमने कोई ये नहीं कहा कि भैया उन्होंने नमाज पढ़ी तो हम उनकी गर्दन काट देंगे। हमने ये कहा कि एक फेक न्यूज चल रही थी अभी सोशल मीडिया पे कि वहां पे 80% जो है मुसलमान लड़के रखे जा रहे हैं और 20% हिंदू लड़कियां रखी जा रही हैं। ठीक है, उस फेक न्यूज में जो चल रही थी उसी बीच में जो यूसुफ जी का मॉल है वहीं पे जाके नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? इससे पहले भी बहुत सारे मॉल बने थे, उनमें नमाज क्यों नहीं पढ़ी गई? ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है जैसा कि अभी मनीष जी कह रहे थे। और दूसरा जो ये बात अभी कह रहे थे लव जिहाद की, तो मैं ये बता दूं लव जिहाद क्या होता है। लव जिहाद की इनको मैं परिभाषा बता दूं। लव जिहाद वो होता है जहां पे अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी से प्रेम करना, उसको प्रेम में फंसाना। अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर रहा है हमें कोई आपत्ति नहीं है। शाहरुख खान, आमिर खान देख लीजिए आप, उन्होंने शादी की है, हमने कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। लेकिन लव जिहाद वो है जहां पे आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, लड़की को ये उनकी शादियों के बाद उत्पन्न हुआ है नितिन जी। ये लव जिहाद नाम का जो प्राणी है, ये जो शब्द है, ये शाहरुख खान, आमिर खान की शादियों के बहुत बाद में उत्पन्न हुआ है। खैर ठीक है, बिल्कुल आपका अपना मत और विचार हो सकता है। हमें एक इशारा हो रहा है एक ब्रेक पर जाने का, हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कि भाई विकास कैसे होगा अगर माहौल इस तरह खराब हो जाएगा। क्योंकि जो अर्थशास्त्री हैं वो तो साफ कर रहे हैं कि भाई जहां माहौल अनुकूल नहीं होगा, माहौल अस्थिर होगा, विकास कैसे होगा? और मूल मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। फैशन का जश्न, फैशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमाज वर्सेस सुंदरकांड। दरअसल इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से जो विकास का पहिया है उसको रोकती हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं वो कतई इस मानने को तैयार नहीं। वो लगता है कि जो कोई अगर विकास की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है, आर्थिक प्रगति की बात कर रहा है, तो वो धर्म विरोधी। ये भी अब इस तरह की बातें आने लगी हैं। हम जावेद साहब के पास चलेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं जावेद साहब। जावेद साहब,
ये बड़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है मेरा आपसे कि भाई ये जब चीजें माहौल इस तरीके का हो गया इस वक्त, तो क्या एहतियात नहीं बरतना चाहिए मुसलमानों को? कि भाई सभी ने, हम बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि भाई आप टोपी लगा के आप उस, अगर सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इस माहौल में एहतियात बरत लीजिए। जब आप जान रहे हैं, मान रहे हैं कि भाई माहौल इस तरीके का बन रहा है, तो उसके लिए जो नियत जगह है, मस्जिद या जो भी है, वहां कर लीजिए। बिल्कुल आपने सही बात कही, और इस पहले भी हमारे पैनलिस्ट ने इस पे अपनी डाली है। इसमें एक बात मुझे ना है कि ये जो लुलु एक एशिया का मॉल है और 2000 करोड़ रुपए खर्च करके इसको इस्टेब्लिश किया गया है, तो डेफिनेटली एक ये बिजनेस प्रोस्पेक्ट है, और जो कुछ भी हो रहा होगा उसके पीछे बिजनेस ही लॉजिक होगी, बिजनेस ही उसकी योजना में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये घटना घटी कि नमाज की अदायगी हुई, उसका वीडियो वायरल हुआ, तो आज तड़के शाम में इसका खंडन भी हो गया। उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो ग्राउंड फ्लोर पे जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसने आके इसको कहा कि इस जगह पे कोई नमाज नहीं होगी, कोई पूजा नहीं होगी, कोई अर्चना नहीं होगी, और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई इजाजत नहीं है। ये बात अपने आप में ही खत्म हो गई। अब रही बात कि नमाज कहाँ पढ़ी जा सकती है, नहीं पढ़ी जा सकती है, ये और उसकी अदायगी पर विश्वास और उसके मतलब कार्यक्रम पे शामिल है। इसमें हम न थोप सकते हैं, न उसको हम भगा सकते हैं, न मना कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या इतनी बड़ी योजना जो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल, ये भी एक 3-4 महीने हो गए, डिफेंस कॉरिडोर, दुनिया भर की स्टार्टअप, बहुत सारी ओडीओपी योजनाएं, सरकार निरंतर काम कर रही है। एक माहौल बना जिस बेसिस पर एक बहुत बड़ा पूंजीपति यहाँ निवेश किया, तो क्या इसके लिए जनता या समाज के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम एक सौहार्द और एक बहुत ही बेहतर माहौल दें, जहां पे रोजगार किसी खास वर्ग और किसी खास कम्युनिटी की बात नहीं है। ये हिंदुस्तान में कल ही सुप्रीम कोर्ट में इस पे चर्चा हो रही थी कि क्या कम्युनिटी कौन है यहाँ पर, तो कम्युनिटी कोई मुस्लिम हिंदू नहीं है, कम्युनिटी इंडियन है, इसलिए उसको मत में रखा जाता है कोई फैसला लेने के लिए। तो अगर वो हिंदू हमारी बहन बेटियां हैं जो उसमें रोजगार में हैं, या मुसलमान लड़के हैं, ये सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। अगर कोई आंकड़ा सही नहीं है तो इस विषय पे जाना उचित नहीं था। हम इस बात से सहमत हैं कि ये लोग बिजनेसमैन हैं, इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है। ये कोई 2000 और 1000 रुपए की बात नहीं है, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट जो है प्रयागराज और इलाहाबाद में, बनारस में भी खुलना है। तो आप इन चीजों पे न जाके मुद्दे पर आए। क्या इस वक्त हिंदुस्तान की सूरत हाल है, हमें एहतियात करना चाहिए, समाज के और जिम्मेदार लोगों पे एहतियात करना चाहिए। और मुख्तसर इन बात पर ये मेरी अपना विचार है, मेरा अपना विचार है, मुसलमान हर चीज की का एक मर्ज भी है और इलाज भी है। अगर राजनीति में कोई बात नहीं बन रही है, चुनाव में कोई बात नहीं बन रही है, ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है, तो एक मुसलमान का नाम ले लिया जाए, सारी चीज का इलाज वही है। लेकिन बात बनने वाली नहीं है, बात बिल्कुल बनने वाली नहीं है, अत्यंत गंभीर है। रोजगारी हमारी चरम सीमा पे है, हमारी अर्थव्यवस्था की हाल किसी से छुपा नहीं है। हमारे अर्थशास्त्री अभी कह रहे थे कि क्या हमें इस माहौल को एक बिल्कुल अच्छा नहीं बनाना चाहिए, क्या निवेश को और बढ़ाना नहीं चाहिए। जैसा सभी साहब अभी कह रहे थे, स्टार्टअप का जो योजना है, उस योजना के तहत जो पैसे को इन्वेस्ट होना है, बाहर के लोगों को आना है, उसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन की बात नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। जावेद साहब बहुत बेहतरीन बातें फरमा रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान मत करिए, नहीं तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। शमसी आजाद साहब, आपके सरकार के मुखिया, आपके तमाम जो प्रमुख लोग हैं, वो यूसुफ अली को गले लगाते हैं, माल खुलता है, अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगी वो तस्वीरें जब योगी जी और पूरे लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे, बेहद खूबसूरत तस्वीरें थी। और शायद यही हिंदुस्तान है, इसे भारत कह सकते हैं आप। लेकिन इस तरीके की चीजें, ये इसमें लिंगारान क्यों होता कार्रवाई करने में? अगर नमाज पर पहला एतराज, पहला बयान किसी का आया था तो उस पर एक्शन लेना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था ना। अगर नमाज सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने में कोई रोक लगा रखी है कानूनी तौर पर सरकार ने, प्रशासन ने, तो एक्शन लेना चाहिए था।
देखिए, एक्शन लेने वाली बात अभी यहाँ पर नहीं है। अभी जो है जिसकी जांच हो रही है, इसके बाकायदा एसएचओ ने कहा है कि हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं कि कौन लोग थे, क्योंकि लुलु माल के स्टाफ ने, लुलु माल के प्रबंध कमेटी ने वहां पर ये बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है कि हमारे यहाँ के ये कर्मचारी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी कर्मचारी होते हैं वो ड्रेसअप में होते हैं, पूरे यूनिफॉर्म में होते हैं, और वहां पर जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो जो है लुलु माल के स्टाफ नहीं है। अब ये देखने वाली बात है कि वो बाहरी थे, किस तरीके के थे, क्योंकि वीडियो भी जो है वो पीछे से बनाया गया है, सामने से किसी का चेहरा अभी तक देखने में नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी लुलु प्रबंध कमेटी और वहाँ के प्रशासन जो है, एसएचओ वगैरह वहां पर जो, क्या ये प्रायोजित हो सकता है शमसी आजाद? क्या यह प्रायोजित हो सकता है? जो आशंका मनीष जी ने जताई है, इस तरह की चीजें प्रायोजित होती हैं, इसके कुछ निहितार्थ हो सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ अनजाने लोग जिनसे माल वाले लोग भी उन्हें नहीं जानते, वो अचानक माल में घुस जाते, तो एक नया एंगल पैदा हो जाता है कि इतना बड़ा माल, इतना सुरक्षित माल, वहां सुरक्षा को लेकर भी खतरा हो जाता है। तो क्या फिर ये दूसरी तरफ इशारा नहीं करता कि यह प्रायोजित मामला है? देखिए, हमारी बात को पूरा होने दीजिए कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने, जो कि कहा जाता है कि विपक्षियों द्वारा ये फैलाया जाता है भ्रम की मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के कारोबार को खत्म कर, लेकिन आप देखें कि ओडीओपी के माध्यम से, जो यहाँ पर हुनर हाट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर जिले से एक एक प्रोडक्ट को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया, इंटरनेशनल मार्केट तक उसको पहुंचाया गया, नेशनल मार्केट तक पहुंचाया गया, अरबों खरबों का व्यापार हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट में इसको जो लगाया गया हुनर हाट के माध्यम से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर बनाया। भाई, जो प्रोडक्ट मुसलमान बनाते हैं, मुसलमान ही बनाते हैं। ये कसीदाकारी जो हुनर उनके हाथ में, उन्हीं के हाथ में। दुर्गेंद्र चौहान नहीं बना सकते, मनीष सिंधवी कसीदाकारी नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी ने क्या मना किया कि आप अगर बनाने जा रहे हो तो मना नहीं, ये कोई एक दिन में सीखने वाला विषय नहीं है शमसी आजाद। ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां करती आई, चाहे फरकाबाद का जरदोजी लीजिए, चाहे लखनऊ की जो चिकनकारी है। सर, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। अब बात को हमारी, तो कोई एहसान नहीं कर रहा किसी के ऊपर। करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का काम कराकर यहाँ पर लुलु माल के माध्यम से, जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल कहा जाता है, कि उसको खुलवाया यहाँ पर, और उसके बाद चंद लोग जाकर सियासत करके सरकार को बदनाम करने का काम करके, इस तरीके की ऊंची हरकत करके, जबकि वहां पर इजाजत नहीं दी जाती। और मुसलमान में ये खासतौर से कहा जाता है कि जिस जमीन पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर उसके मालिक से आपने इजाजत नहीं दिया है तो आपकी नमाज बिल्कुल बात है। इस पर सभी साहब फरमा चुके हैं, सभी बता चुके हैं कि क्या जायज है, क्या नाजायज है। बिलाल साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बिलाल साहब, अभी शमसी आजाद जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बहुत सारा काम मुसलमानों के लिए किया है, और योगी जी तो सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। ये कुछ लोग जो पता नहीं कहां से आ गए, ये कुछ लोग, और इन्होंने इस तरह की हरकत कर दी और फिर मामला गरमा गया। बिलाल साहब, अनम्यूट कर लीजिए बिलाल साहब आपको। दुर्गेंद्र जी, अक्सर ऐसी चीजें समाज में अक्सर देखने को मिलती हैं, लेकिन जिम्मेदारी इस चीज की है, जो लोग जिम्मेदार हैं, कि वो इस सिचुएशन को हैंडल या टैकल कैसे करें। अगर इसके पीछे इंटेंशंस गलत है तो यही चीजें विवाद में बदल जाती हैं, और अगर इसको टैकल करने की इंटेंशन सही है तो ये चीजें बहुत ही कामली हैंडल की जा सकती हैं। अब रहा सवाल नमाज का, जिसकी वजह से ये विवाद पैदा हुआ। नमाज मस्जिद में अदा की जानी चाहिए। जब आपको एक आइडिया है कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ने की पाबंदी है, तो इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। और अगर आपकी नमाज का वक्त भी हो गया है, और तो या आप इतने नमाज के पाबंद हैं, तो आप नमाज पढ़ के घर से निकले, और उन वक्तों में निकले जब आपकी नमाज कज़ा ना हो। और अगर नमाज कज़ा हो जाती है, यानी कि छूट जाती है, आप उसको घर पर जाके अदा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसकी एहतियात की जरूरत है। सवाल यह है कि ये एक इशू को एक जो मौजूदा समाज के अंदर एक एनवायरनमेंट है, जिसे कहिए जो एक इनबिल्ट हो चुका है, कि जहां पर इस तरह के रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, इनसे हमें बचने की जरूरत है। क्योंकि डिबेट का इशू है कि धार्मिक ध्रुवीकरण का जो इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पे आ रहा है, विकास पर आ रहा है, उस अर्थव्यवस्था पर या उस विकास पर पड़ने वाले प्रभाव से आप कैसे बचाएं, उसके लिए इन चीजों को बहुत ही टेक्निकली, बहुत स्मार्टली हैंडल करने की जरूरत है। और इस तरह की चीजों पर प्रशासन को, खासतौर से सरकार को, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए डिफ्यूज कर देनी चाहिए। क्योंकि जो देश के आर्थिक
हालात हैं वो हमें इसकी इजाजत नहीं देते कि हम रोज लॉ एंड ऑर्डर में उलझे रहें। अगर आप पीस एनवायरनमेंट डेवलप नहीं करेंगे, एक शांति का वातावरण स्थापित नहीं करेंगे, तो किसी भी तरह नहीं तो आपके पास निवेश आएगा और न ही भारत के ही लोग आप भारत में निवेश कर पाएंगे। देखिए, बिजनेस एक पीस मॉडल की अवधारणा है। जब तक आप शांति प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये बिजनेस मॉडल किसी तरह का भी हो, ये विकसित नहीं होता। उत्तर प्रदेश की अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जीडीपी का 33% उस पर कर्जा है, 6 लाख करोड़ का कर्जा है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत पर $681 बिलियन का कर्जा है। भारत की जो जनसंख्या है 1 अरब 35 करोड़ है, जहां 139 लाख करोड़ डॉलर का हिंदुस्तान पे कर्जा है, यानी कि हर भारतीय पर 1 लाख प्लस का कर्जा है। तो हमें इन चीजों की संजीदगी को समझना पड़ेगा। सरकारों को इस चीज के संबंध में स्पष्ट नीतिगत कदम उठाने पड़ेंगे कि क्या उसे धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से उसे अपनी सत्ता प्यारी है, या फिर इस धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से देश को अर्थव्यवस्था के स्तर पर दांव पे लगाया जा सकता है। इसकी इजाजत कितनी दी जा सकती है, ये सभी भारतीयों को सोचने और समझने की जिम्मेदारी है। और फंडामेंटल बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है ये गलत है। हिंदुस्तान के अंदर संविधान है, संविधान के अंदर सभी नागरिक बराबर हैं, ना ही यहाँ कोई मेजोरिटी है ना ही कोई यहाँ माइनॉरिटी है। अगर आप इस थ्योरी को ड्राइव करेंगे कि हम मेजोरिटी में है और ये एक पर्टिकुलर समाज माइनॉरिटी में है, तो फिर इसी आधार पर देश के दलित, देश के शेड्यूल कास्ट, देश के शेड्यूल ट्राइब्स, देश के ओबीसी खड़े होते हैं, फिर वो मनुवाद पर प्रहार करते हैं कि भाई बहुसंख्यक समाज तो हम हैं, अल्पसंख्यक समाज, हिंदू अल्पसंख्यक समाज, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, पंजाबी, वो इस देश के अंदर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है। तो इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। हिंदू मुस्लिम बिलाल साहब, फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। अभी तो हम इसी में उलझे हुए हैं। और अभी जावेद साहब ने कहा कि मुसलमान एक ऐसा शब्द है ना, इसको जहां चाहो इस्तेमाल कर लो। मनीष जी के पास आएंगे। मनीष जी, अभी एक साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी कि बहुत सारे जिलों में मुसलमान बहुसंख्यक हो गए, ज्यादा हैं, तो उनका जो अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लेना चाहिए और बाकी लोगों को उनकी सुविधाएं देनी चाहिए। एक तो सुविधाओं पर हम चाहते हैं कि भाई ये क्या कोई विशेष टाइप की सुविधाएं जो अब उसका अधिकार मुसलमानों को नहीं रहा है, क्या ये दर्जा छीना जा सकता है। दूसरा कि क्या इस तरीके की चीजें जैसे मुसलमानों का अभी लुलू माल, नमाज, सुंदरकांड, इस तरह की चीजें हो गई, लेकिन हर दिन इस तरीके की नई चीज आती रहती, तो इसके पीछे किस तरीके की मानसिकता काम करती है? क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल उठाए कि भाई मूल मुद्दों से हम भटक रहे हैं और हालात निश्चित तौर पर अच्छे नहीं हैं। आज हम कहीं सुन रहे थे तो वो एंकर कह रहे थे कि नहीं डिफेम किया जा रहा है इंडिया को, हालात बहुत अच्छे हैं, ये एक अलग तरीके से चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं। खैर, अपना अपना समझ हो सकता है, लेकिन अगर हमको पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर मिलेगा, सीएनजी जो भूरेलाल कमेटी ने कहा था कि इसको 25 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी लोग ग्रीन गैस को अपनाएंगे और तभी एक तरीके से जो प्रदूषण है वो कम होगा। 92 रुपये किलो हो गई सीएनजी। तो कुल मिलाकर महंगाई तो आम आदमी झेलता है ना, आंकड़ों से तो कोई मतलब नहीं ना। आदमी की आमदनी बढ़ी नहीं और चीजें बढ़ गई। मनीष जी, मनीष जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बहुत सारी चीजों पर एक अप्रोच अपना ली गई कि बिलो द कारपेट, अगर कुछ बुरा है तो उसको ढकेल के कारपेट के नीचे कर दो, कारपेट ऊपर बढ़िया बिछा दो। बेचने का जमाना या सब कुछ बिक रहा है, दिख रहा है, सोशल मीडिया पे चमक रहा है। चाइना और स्विट्जरलैंड की भी फोटो लगानी पड़े तो लगा दो। समस्याएं बड़ी मूल हैं और जमीनी स्तर पर है। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ, कभी सोचिएगा, जिन मुद्दों पर कभी चर्चा ही नहीं होती है। कोरोना के बाद हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन पढ़ाने वाले हुआ करते थे। कोरोना के दरमियान उनका धंधा पूरी तरीके से बंद हो गया और कोरोना के बाद अभी जितने संपर्क में मेरे लोग हैं पूरी तरीके से उठ नहीं पाया है, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे लोगों की आमद घटी, बंद हुई, खत्म हुई।
नतीजा क्या हुआ कि पहला प्रायोरिटी थी कि स्कूल की फीस भर दी जाए, अगर पैसा कुछ बचेगा तो कोचिंग को भी दिया जाएगा, कोचिंग तक पैसा नहीं जा रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगार हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे यहाँ छोटे छोटे स्कूलों की पौध हुआ करती थी। अगर आप लखनऊ के बाहर छोटे छोटे जिलों में जाएं तो कस्बों में, गाँव में, शहरों में छोटे छोटे स्कूल 200-300 बच्चों को पढ़ाकर अपना परिवार पालते थे और प्लस 8-10 लोगों को नौकरी देते थे। एक बहुत ढेर सारे स्कूल बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, कभी उस पर चर्चा ही नहीं हुई कि लोग कहाँ गए, क्या कर रहे हैं। प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस 5,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हैं, उनके लोगों को 2 साल तनख्वाहें नहीं मिली, वो कहाँ चले गए? सुनने में आ रहा था कि उसमें से कुछ मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं, यानी पढ़ लिखकर पीएचडी करने के बाद आदमी मनरेगा की मजदूरी कर रहा है। मैं अगर कहता चला जाऊंगा इस समय खत्म हो जाएगा। ऐसे तमाम लोग थे जिनके रोजगार छिन गए, माइक्रो यूनिट्स थी, बहुत सारी बंद हो गई, बहुत सारा काम था। हम डिस्टेबलाइज तो उसी दिन हो गए थे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी पर वार हुआ डिमोनेटाइजेशन के जरिए, दूसरा वार हुआ खराब जीएसटी के जरिए। हम तो रिसेशन में चल ही रहे थे, फिर कोरोना आ गया। हम इतनी बड़ी समस्या में थे और सरकार ने उन समस्याओं को टैकल करने के बजाय हम तमाम ऐसे मसाइलों में फंस गए जिनकी कहीं कोई जरूरत ही नहीं थी। नतीजा आपके सामने है, इकोनॉमी बुरी तरीके से फंसी हुई। ये जो आज हम पेट्रोल का रेट कम नहीं कर पा रहे हैं, आप सीएनजी की आपने बड़ी अच्छी बात की, ग्रीन गैस की, क्यों 92 में आप बेच रहे हैं? कोई 30-30, 35-35, 40-40 रुपया टैक्स, यानी मोर 100% टैक्स मिलता है उस पर। जीएसटी में मैक्सिमम टैक्स वसूलते हैं आप, और हर बार एक बार जीएसटी काउंसिल की बैठक नहीं होती है साल में, साल भर हुआ करती है और साल भर उस पर रेट बढ़ाया करती है। अभी फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी और तमाम चीजों पर टैक्स उसने बढ़ा दिया। महंगाई आधारित टैक्स है, अगर महंगाई बढ़ी तो टैक्स हो गया। जो जीएसटी 90,000-95,000 के ऊपर नहीं जा पा रही थी करोड़ के ऊपर, वो अब 1,40,000 करोड़ जा रही है। सरकार ढिलोरा पीट रही है कि साहब हमारा जीएसटी का कलेक्शन 1,40,000 करोड़ हो गया। अरे 1,40,000 करोड़, वो ये नहीं बता रही है कि ये महंगाई का टैक्स है जो हमारे आपके खून से निकाला जा रहा है। मैं एक एग्जांपल देकर अपनी बात क्लियर कर देता हूं। एक पेन की कीमत 100 रुपए है, उस पर 18% टैक्स लगता है, तो सरकार को टैक्स मिला 18 रुपए। वही पेन जब 200 रुपए का हो जाता है तो सरकार को टैक्स मिला 36 रुपए। तो ये महंगाई का मजा सरकार उठा रही है। जा किसका रहा है? हमारा, आपका। और हम किन मसलों में पड़े हुए? इन्होंने नमाज पढ़ी, उन्होंने वहां पर अजान कर दिया, ये यहाँ मुस्लिम बढ़ गए, यहाँ लव जिहाद हो गया। मतलब रोज एक नया तमाशा, रोज एक नया नाटक है। अरे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है साहब। अगर कोई गलत करता है, हिंदू है मुसलमान है, पकड़ के बंद कर दो। संविधान में लिख रखा है सारे लोग बराबर है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध या इंडियन पेनल कोड बना हुआ है, अगर उसके अलग से जाकर कोई काम करता है जो कानून की नजरों में गलत है, तो क्यों उसका नाम बताना है कि मनीष है, कि ये शबी हैदर है? क्यों नाम बताना है? पकड़ के बंद करिए उसको, संगत धारा सुसंगत धाराओं में चलाइए मुकदमा उसके ऊपर। लेकिन अब ये साथ ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो जाएंगे जिनका कोई वजूद नहीं है, फिर ये धरना प्रदर्शन करेंगे, गाड़ियों को जलाएंगे, पुलिस स्टेशनों पर जाकर कब्जा करेंगे कि हम तय करेंगे कि देश कैसे चलेगा। तब तो चल चुका देश चलाने के लिए, आर्थिक स्थितियों को सही करने के लिए संविधान से देश को चलाना चाहिए। ठीक बात है। शमसी आजाद साहब, मनीष जी ने कहा कि भाई बंद करो ना, तो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। आप क्यों अवसर देते हो कि नितिन चतुर्वेदी जी वहां जावें और एफआईआर के लिए वहां उनको जाना पड़े? अगर कोई गलत कर रहा है और गलत नहीं कर रहा है तो फिर नितिन चतुर्वेदी जी को भी वहां जाने मत दीजिए। देश संविधान से चलेगा या फिर ये लोग तय करेंगे? अपने आप कोई भीड़ तंत्र थोड़ी तय कर देगा देश कैसे चलेगा। देखिए मनीष सिंह जी, हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये विपक्ष के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं। देखिए ये बहुत आसान शब्द है, कृपा करके मेरे साथ डिबेट में ये उपयोग मत कीजिएगा। बहुत बड़े समाज शास्त्री हैं, आप इनसे मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कतई ये बातें मत करिएगा मेरे डिबेट में। अगर आप जाना चाहते हैं तो तुरंत चले जाइए। मैं बिल्कुल बिलो द बेल्ट कोई भी न करता हूं हमला और न बर्दाश्त करूंगा। मैं बता दे रहा हूं आपको। मनीष सिंधवी देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। जो बात आपको सूट न करे वो विपक्ष के प्रवक्ता हो गए। वाह जी वाह, गजब है। मनीष जी की बात आपने सुना, हमारी बात भी सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। आपको बुलाया है, सम्मान के साथ बुलाया और सम्मान के साथ सुनेंगे। बोलिए। नहीं तो हम भी तो वही बात कह रहे हैं कि सरकार की जो अच्छाइयां उसको भी तो उनको उजागर करना। आप बोलिए ना, उसके लिए तो आप है ना, आप बोलिए।
उनको कहना चाहिए था कि ये गैर है, ये मना होना चाहिए था। जब वहां पे प्रेयर रूम अगर बना है, नहीं बना है, तो वहां सार्वजनिक तौर पे किस तरीके से भाई किसने इजाजत दी है जब मना किया गया? अरे वो कंटेम्प्ट कर रहे हैं भाई, उनको सुनो तो। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं पढ़ा जाना चाहिए। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि वहां जाओ नमाज अदा करो, घंटे बजाओ, घड़ियाल बजाओ, ये थोड़ी कहा उन्होंने। वो अर्थव्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, गरीबी पे सवाल उठा रहे हैं, रोजगार पे सवाल उठा रहे हैं, उनका जवाब दीजिए आप। हम केवल हिंदू मुस्लिम पे बहस नहीं करते। के लिए योगी आदित्यनाथ ने इस माल का उद्घाटन किया था। ऐसा नहीं था कि वो यूसुफ जी का माल बन रहा था तो योगी जी ने उससे दूरी बना ली। ऐसा कहीं पे उन्होंने ऐलान कर दिया या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई इनका सामान न लीजिए, ये मुसलमान है। तो हम तो खुद बढ़ावा दे रहे हैं। हम तो खुद चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर है, जो 80,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पे जिस तरीके से लोग आए हैं, हम उनको जो है तो अच्छा माहौल दे रहे हैं, तभी यहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे हैं ना। लेकिन उसके बाद होता क्या कि चंद लोग वहां पर जाकर हमेशा कहीं पर पत्थर चलाने का काम करते हैं, कहीं पर जो है तो नारे लगाने का काम करते हैं, कहीं पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नारे लगाते हैं, कहीं पर जेएनयू में नारे लगाते हैं। तो इनके खिलाफ रटी रटाई बातें मत बोलो यार। जेएनयू में आपके वित्त मंत्री भी जेएनयू की पढ़ी हैं, और जो टॉपर अभी आईएएस की साल की है शर्मा, वो भी जेएनयू की है। ये रटी रटाई भाषा मत बोलो यहाँ पे। जेएनयू, अभी आपके एक प्रवक्ता ने कह दिया कि आईएमसी में नफरती पैदा होते हैं, पत्रकारों ने दौड़ा लिया उनको। देश के जाने माने सारे पत्रकार आईएमसी में पैदा हुए हैं, और अभी बहुत सारे पत्रकार, अभी उन्होंने कहा कि भैया अब आप नफरती पैदा होते हैं तो फिर हद हो गई बिल्कुल। तो जरा बोलने से पहले चीजों को समझो। आप जिसकी बात करो, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सहमत हैं। उन्होंने लुलु माल खुलवाया, सहमत हैं। वो हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते कि हो, सहमत हैं। रोजगार को बढ़ावा देने इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। बात भी करना चाहिए लोगों को। हाँ, आप रखिए अपनी बात ना, हम तो पूरा मौका दे रहे हैं आपको। तो यही तो कह रहे हैं कि अगर वहां पर इस तरीके की हरकत की गई है तो इनको कहना चाहिए कि जो असामाजिक तत्व हैं या अराजक तत्व हैं, या इस तरीके से वहां पर उन्होंने खुले में नमाज पढ़ने की कोशिश की है, तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई। आप बंद करो ना। वो कह तो रहे हैं कि ये कानून नाम की एक चिड़िया होती है, एक चीज है। वो कह रहे हैं कि बंद करो। इसमें न नितिन जी की जरूरत है और ना आपकी जरूरत है, ना किसी मौलाना की जरूरत है। बिलाल साहब उंगली उठा रहे हैं, बिलाल साहब के पास जाएंगे। बिलाल साहब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए बड़े अफसोस की बात है कि शबी साहब अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। शमसी सभी तो हमारे सहयोगी हैं। शमसी भाई जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये अपनी पार्टी का भी व्यू ठीक तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। बात बड़ी सिद्धांतों की कर रहे हैं, बात बड़ी नियमों की कर रहे हैं। खुद चलती गाड़ी के अंदर मोबाइल ऑन करके चल रहे हैं, ये भी नियम के खिलाफ है। देखिए यही मैंने पॉइंट आउट कर देता हूँ इनको। गाड़ी को रोक के खड़ा करें, रोके तब चलाएं, मोबाइल और कनेक्ट ना करें, ये नियमों के खिलाफ है। यही इनका चालान कट देगा, फिर कहेंगे मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हूं। तो ये सारी चीजें बिलो द बेल्ट, किसी भी एक्सपर्ट के खिलाफ बिलो द बेल्ट कमेंट नहीं करना चाहिए। और जो भाषा ये बोल रहे हैं, इट इज दे आर ट्राइंग टू बी मोर लॉयल टू द किंग। तो ये एक मेंटालिटी है कि हमारे नंबर बढ़ जाए, हम ज्यादा लॉयल हैं, हम डिबेट में ज्यादा सरकार के करीब चले जाएं। यही वजह है, ये माइंडसेट है और कुछ नहीं है। आपकी बौद्धिकता कुछ है नहीं। आप एक्सपर्ट पर आपने फौरन ये बोल दिया कि साहब आप एक्सपर्ट को किसी पार्टी से जोड़ देते हैं। अरे आप खुद पार्टी होके अपनी पार्टी का व्यू तो रख नहीं पा रहे, दूसरे पर हमला कर देते हैं। ठीक बात बिलाल साहब, वक्त थोड़ा बहुत ही करीब आ रहा है समापन की तरफ। नितिन जी को एक सवाल कर लेते हैं। नितिन जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है आप लोगों को? क्या अंदर से क्या इंट्यूशन होता है? क्या लगता है कि हिंदू खतरे में आ गया है? क्या लगता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, देश विकास कर रहा है, दूसरे नंबर पे योगी जी लाकर उसको खड़ा कर दिए हैं। तो क्या ऐसा क्या लगता है, ऐसा कौन सा इंट्यूशन हो जाता है आप लोगों को? नितिन जी। जी हेलो, हाँ जी नितिन जी, सवाल आपने सुना? जी नहीं, आप पेट की भूख जरूरी है या इस तरीके की चीजें? मेरा सीधा सवाल। देखिए पेट की भूख तो सबसे पहले है, लेकिन ये चीज सिर्फ आप हम पे क्यों लागू करते हैं? नहीं, सब पे लागू हो रही, ये सब पे लागू हो रही। ये सवाल सबसे हुआ है। ऐसा होता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब वो घोटाले कर रही थी, 2G घोटाले, पेट्रोल घोटाले, तो क्या देश की अर्थव्यवस्था सही चल रही थी?
नहीं, वो तो 2G घोटाला तो फ्रॉड साबित हो गया, वो तो फ्रॉड ही साबित हो गया, वो घोटाला था ही नहीं। बाद में शिकायत करने वाले ने कह दिया, उसका हवाला मत दीजिए और कोई बात कहिए। वो तो कह दिया गया कि अगर ऐसा होता तो इतने 1000 करोड़ ये हो जाता, वो तो एजम्पशन पे था। राजनीतिक रंग दे रहे हैं आप, तो सारा ठीक है बीजेपी के सर पे फोड़ दे रहे हैं। हम बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन क्या ये जो कह देते हैं कि बीजेपी आई तो आपकी महंगाई नहीं, कोई नहीं कह रहा बीजेपी आई नहीं कह रहा। सरकार सबकी होती, बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। क्या इससे पहले कभी जो रुपया है वो इस स्थिति में पहुंचा है क्या? ये हालात भी हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देने के लिए हैं। मैंने आपसे सवाल किया कि पेट की भूख जरूरी है या इस तरीके का माहौल? 92 रुपए में सीएनजी हम भी भरवा रहे हैं, महंगाई से हमें भी उतनी आपत्ति जितनी आपको है। लेकिन बात देखिए, जब आपके घर की है, जब हमारे घर की बहू बेटी है, उसके साथ कोई कृत्य होगा खराब, तो हम महंगाई पे बात करेंगे कि अपनी घर की इज्जत बचाएंगे? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। यहाँ बात अब हमारे घर तक आ रही है, आप हमारे घर में घुस के आप बताइए नुपुर शर्मा के केस में कैसे आप खुलेआम कह रहे हो कि हम सर से जुदा कर देंगे? तब आप कहाँ जाती है डिबेट? कब अर्थशास्त्री लोग क्यों नहीं अपनी बोलते? ये बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे समाज के, सब बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। ऐसा कतई व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, मेरा अनुरोध है आप लोगों से बिल्कुल। चलिए, सिमरनजीत सिंह जुड़ गए हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। बहुत देर से जुड़े हैं, इसलिए एक ही सवाल ले पाऊंगा सिमरन जी आपसे कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में मुसलमान बहुसंख्यक हो गया है, उसकी सुविधाएं छीन लेनी चाहिए। क्या आपके आप खुद ही अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, अचानक आपको ये कहां से विचार आ गया इतना महत्वपूर्ण? ये मुद्दा इसलिए मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करी है ताकि मैं अपने समाज में हो रही समस्याओं का समाधान कर सकूं, अपने समाज की आवाज उठा सकूं। जो समाज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए सरकारें योजनाएं लाती हैं, वो सिखों तक नहीं पहुंच पाती, वो एक्चुअल माइनॉरिटीज तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि एक बहुसंख्यक समाज माइनॉरिटीज के नाम पे उसका फायदा उठा ले जाता है। जो एक्चुअल माइनॉरिटीज है, आप उसकी गणना देखिए, बाकी सारी जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, सिख सब मिला लीजिए 2% है, और बाकी समुदाय 20%। तो ये वेरिएशन इतना बीच का इतना बड़ा क्यों? अरे भाई, ये किसी के हाथ में है क्या? उनकी आबादी ज्यादा है, इसलिए वो उनको मिल जाता है लाभ। भाई ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लाभ लेंगे। 20% भी हो जाएंगे तब भी माइनॉरिटीज कहलाएंगे। माइनॉरिटीज की डेफिनेशन कहती है कि जिनकी गणना नगड़ हो। नगड़ का क्या मतलब होता है? ना के बराबर हो, जो अपना राजनीतिक हस्तक्षेप ना रखते हो, जो अपना प्रतिनिधि ना चुन पाते हो। आज राजनीतिक दल उनको 150 सीटें दे रही हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो कहाँ ना के बराबर है? जो एक्चुअल माइनॉरिटीज है वो कहाँ फायदा ले पा रहा है? सिमरन जी, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब आपको मिला है, कोई संकेत मुख्यमंत्री कार्यालय ने दिया है कि भाई इस पर विचार कर रहे हैं हम? नहीं, देखिए अभी तक तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन हाँ भविष्य में मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आगे इसमें उनसे मिलूंगा भी। ठीक बात है। जावेद अहमद साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, बड़ा अहम सवाल उठाया नितिन चतुर्वेदी जी ने। वो कह रहे हैं कि भाई जब सवाल आएगा कि बहू बेटियां बचेंगी कि नहीं बचेंगी, तो वो पेट पर वो तवा रख लेंगे, पेट पर तवा रखकर भूखे रहेंगे लेकिन इज्जत बचाएंगे। इसमें चतुर्वेदी जी की जो बात करने का जो अंदाज और जहां पे ये बात ले जा रहे थे नुपुर शर्मा की और कन्हैया लाल की, तो वो सब लोग कहाँ से जुड़े हुए थे, कहाँ उनका लिंक था, ये चीजें सामने आ गई। रही बात कि उस परिवेश में सुरक्षा और जिसको अपने बहन बेटी, हमारी सब बहन बेटी सम्मानजनक हैं और संविधान इसके लिए सक्षम है, यानी हमारी सरकारें सक्षम हैं उनकी हिफाजत करना, उनको सुरक्षा देना। ठीक बात। ये जो मुद्दा आपने लुलू वाला उठाया, फिर जनसंख्या की बात हो रही है, ये सब रेशनल है और ये देशव्यापी समस्या है। इस समस्या का समाधान एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में करना है। ये बताना कि एक वर्ग की वजह से अराजकता बढ़ती है, तो मुख्यमंत्री जी का ये कथन इंटरप्रेट गलत तरीके से कहा गया है, यानी जिसकी आबादी ज्यादा है वो अराजकता बढ़ाएगी। वो मुसलमान को हरगिज नहीं कहा उन्होंने ये लफ्ज कहा, ये स्टेटमेंट था कि अगर असंतुलन होता है आबादी और जिस वर्ग का ज्यादा होगा वो जो है अराजकता पैदा करेगा, तो उसमें कहीं क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं आता है। ठीक बात है। फाइनल कमेंट बिलाल साहब। देखिए दुर्गेंद्र जी, मैं बार बार कह रहा हूं, इस समाज के अंदर सोसाइटी लेवल पर एक डिफॉल्ट क्रिएट कर दिया गया है और वो डिफॉल्ट अप्रोचेस में है।
और जब तक उन अप्रोचेस को सही डायरेक्शन नहीं दी जाएगी, अभी मैं आपको रिसेंट बयान मोहन भागवत जी का कहना चाहता हूं, उन्होंने कुछ हद तक उसको डायरेक्शन सही देने की कोशिश की है और आरएसएस समय समय पर उस डिफॉल्ट को सही करने की कोशिश कर रहा है। समय लगेगा लेकिन ये चीजें पटरी पर आ जाएंगी। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, सभी बुद्धिजीवी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने समाज के अराजक तत्वों पर अंकुश लगा के रखने की जरूरत है। ये नहीं कि हिंदू समाज पे बिलाल सब्जवारी लगाए और मुस्लिम समाज पे नीतीश जी लगाए, ये नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने अराजक तत्वों को हम कट इन साइज रखें ताकि उसका नकारात्मक प्रभाव समाज पर। ठीक बात है। सभी हैदर, ये आपको लगता नहीं कि जब कभी सिस्टम काम नहीं करता, कानून अपना काम नहीं करता, तो फिर लोगों को थाना चौकी जाना पड़ता है, लुलू माल जैसे मुद्दे उठाने पड़ते हैं। कहीं कोई कह रहा कि दुकान नहीं लगने देंगे, कोई कह रहा कि भाई आप ये बकरे का मीट बेचोगे कि और किसी जानवर का मीट बेचोगे। कहीं आपको लगता नहीं कि कानून अपना काम नहीं कर रहा है? कानून इनसे जो अधिकारी हैं, जो पुलिस है, प्रशासन है। ये आखिरी कमेंट है इस शो का आपका। शायद सभी तक हम आवाज नहीं जा पा रही है, वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बिलाल साहब ने बहुत कंक्लूजन कर दिया कि भाई चीजें सुधरेंगी, वक्त लगेगा। उन्होंने मोहन भागवत का हवाला दिया और मोहन भागवत को कम से कम बहुत सारे लोग इस देश में उनके फॉलोअर हैं, उनको फॉलो करते हैं, आरएसएस को फॉलो करते हैं। तो जब उनकी ओर से इस तरीके की बातें हो रही हैं तो निश्चित तौर पर कम से कम एक जो समूह है वो तो कम से कम इस तरीके की चीजें नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन दूसरे पक्ष से भी हम यही उम्मीद करते हैं। बिलाल साहब कह रहे हैं कि भाई अपने अपने अराजक तत्वों को आप काबू में रखो और बेहतर है कि वो जेल के अंदर चले जाएं, तभी हम सुकून से जी पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और नए नए निवेश आएंगे, नए नए मॉल खुलेंगे, नए नए उद्योग खुलेंगे। लेकिन इस मंथन का जो सार निकला है वो ये है कि अगर पुलिस और प्रशासन तत्काल किसी विषय पर कार्रवाई कर दे, उसे संज्ञान में ले ले, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें काफी कम हो जाएंगी। अब वक्त हो चला है हमारे इस कार्यक्रम के अंतिम सोपान मंथन के चलते चलते का, और इस चलते चलते में हम आपको मिलवाएंगे कलयुग के भगवान से। कलयुग के भगवान संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष, और बार बार वो कहते हैं कि भाई मेरी वजह से ही उत्तर प्रदेश की सरकार बनी और हमारे पुरखों ने भगवान को गंगा पार कराया था। गुरु पूर्णिमा पर संजय निषाद की आरती उतारी गई या उन्होंने उतरवाई। तो इन कलयुग के भगवान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के आप दर्शन कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रद्धा से जो नाम पुकारे, श्रद्धा से जो नाम पुकारे, भव सागर में डर ना लागे, भव सागर में डर नहीं लागे, सबका काम सफल हो जाए, सबका काम सफल हो जावे, संकट से नर मुक्ति पाए, संकट से नर मुक्ति पावे, गोल की रात के। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है